नमस्कार साथियों, मैं रवि राजपुरोहित दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कल के वीडियो में हमारा जो टॉपिक था वो था भारत में राष्ट्रीयता की उदय के कारण। यानी कि कल हमने 4 कारणों के बारे में पढ़ा था कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी, ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिसके परिणाम स्वरूप भारत में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ और भारत की जनता ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हुई। तो साथियों, कल के टॉपिक के अंदर जैसे हमने सबसे पहले जो कारण है पढ़ा था, वो ये था धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। यानी कि अंग्रेजों के आगमन के बाद, अंग्रेजों के आने से पहले भारतीय समाज के अंदर जो विभिन्न प्रकार की बुराइयां मौजूद थी, उन बुराइयों को दूर करने के लिए विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक सुधारकों के द्वारा सामाजिक संगठनों की स्थापना की गई। इन संगठनों के अंदर राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज और स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन और स्वामी दयानंद के द्वारा स्थापित आर्य समाज को मुख्य रूप से माना जाता है। इसके अलावा श्रीमती एनी बेसेंट ने भी थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। ठीक है, तो इन सामाजिक संगठनों के माध्यम से इन्होंने भारत की जनता को अपने प्राचीन गौरव से, प्राचीन सभ्यता से, प्राचीन संस्कृति से अवगत कराया और सामाजिक बुराइयों के ऊपर प्रहार किया। तो सामाजिक बुराइयों को दूर करने में इन संगठनों की मुख्य भूमिका रही। सामाजिक बुराइयों को दूर होने के बाद उन्होंने इनके द्वारा जनता को आपस में एकता के सूत्र में बांधा गया। तो हम ये कह सकते हैं कि धार्मिक और सामाजिक संगठनों के द्वारा जो सुधार किए गए, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम किया। उसके बाद हमारा दूसरा था कि समाचार पत्र एवं साहित्य का प्रभाव। यानी कि उस समय भारत के अंदर जो भी समाचार पत्र छापे जाते थे वो देसी भाषाओं के अंदर छापे जाते थे और देसी भाषाओं में जब समाचार पत्रों को छापा गया तो उन समाचार पत्रों के अंदर जो ब्रिटिश विरोधी नीतियां हैं और उसके संबंध में जो आलेख है वो प्रकाशित किए जाते थे। उन घटनाओं के बारे में उल्लेख किया जाता था। तो जनता को जब देशी भाषाओं में समाचार पत्र छपे तो उनसे एक तरह से राजनीतिक शिक्षा मिली। इसके अलावा कुछ जो किताबें थी, इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई थी, इतिहासकारों के द्वारा जो किताबें लिखी गई थी, उनसे भी प्राचीन भारतीय संस्कृति से भारतीय अवगत हुए। तो हम कह सकते हैं कि समाचार पत्र के अंदर अमृत बाजार पत्रिका, हिंदू पेट्रियाट, बंगाल गजट, कई पत्रिकाएँ थी और आपके किताबों के अंदर वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी का जो आनंद मठ है। इस तरह इन समाचार पत्र और साहित्य के द्वारा भी लोगों को राजनीतिक चेतना मिली। तीसरा कारण हमने पढ़ा था कि अंग्रेजी शिक्षा व विदेशी घटनाओं का प्रभाव। देखो, भारत में अंग्रेजी शासन से पूर्व प्राचीन शिक्षा पद्धति विद्यमान थी और प्राचीन शिक्षा पद्धति के अंदर उतनी अधिक आधुनिक विचारों का समावेश नहीं था। अंग्रेजी शिक्षा के अंदर समानता, स्वतंत्रता संबंधी नवीन विचारों का समावेश होने के कारण भारतीय जनता को नवीन चेतना का अग्रसंचार हुआ। इसके अलावा विदेशी घटनाएं, उस समय विश्व में फ्रांस की राज्य क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, इटली, स्पेन की क्रांतियां, कई क्रांतियां हो चुकी थी। तो भारतीय जनता को इस बात की प्रेरणा मिली कि विदेशी शासन से भी एकजुट होकर मुक्त हुआ जा सकता है। तो इन घटनाओं ने भी आगे राष्ट्रीयता के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रजातीय विभेद की नीति कि अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ जो प्रजातीय विभेद की नीति अपनाई, जिसके तहत उन्हें देसी या काला कहते थे। यूरोपियन क्लबों में भारतीयों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। प्रथम श्रेणी डिब्बे में अंग्रेज के साथ भारतीय यात्रा नहीं कर सकते थे। तो ये सारी की सारी जो पॉलिसीज थी, जिनके कारण अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ भेदभाव किया और भारतीयों ने अपने आप को हीन माना, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी शासन के विरुद्ध वो एकजुट हुए। अब देखिए, अगला पॉइंट आज का जो हमारा है, 4 पॉइंट्स के ऊपर हमने कल डिस्कस कर लिए थे। 5वां जो कारण हमारा आज था वो ये था कि हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्थाओं का क्या योगदान रहा। देखो, मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत में अखिल भारतीय स्तर की संस्था होने का जो गौरव प्राप्त है, वो कांग्रेस को प्राप्त है। कांग्रेस भारत में अखिल भारतीय स्तर की संस्था थी। अखिल भारतीय स्तर का अभिप्राय ये है कि भारत के अधिकांश भागों के लोग कांग्रेस के सदस्य थे। यानी कि वो एक बहुत बड़े भाग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था थी। लेकिन कांग्रेस की स्थापना से पूर्व बंगाल में, मद्रास में और महाराष्ट्र के अंदर छोटी-छोटी राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना बुद्धिजीवी एवं मध्यम वर्ग के द्वारा की गई थी और उन संस्थाओं के माध्यम से उस क्षेत्र की जनता को, उस प्रदेश की जनता को, उन लोगों के द्वारा राजनीतिक शिक्षा प्रदान की गई ताकि वो ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध एकजुट हो सके।
तो ये जो छोटी-छोटी संस्थाएँ बनी थी, जिसके अंदर आपने पढ़ा था कि बंगाल के अंदर लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई, बंगाल ब्रिटिश इंडिया कमेटी की स्थापना हुई, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई, आपके इंडियन लीग की स्थापना हुई, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना हुई, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। ये बंगाल के राजनीतिक संगठन थे। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर हमने बॉम्बे एसोसिएशन का पढ़ा, आपके कह सकते हो पूना सार्वजनिक सभा का पढ़ा, ठीक है ना? ये जो संगठन थे वो मुख्य रूप से थे। इसके अलावा अगर आप मद्रास में आते हो तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, ये जो संस्थाएँ थी जो भारत में अलग-अलग भागों में, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी का जो संबंध था वो था बंगाल से, यानी कि कलकत्ता के अंदर इस संस्था को स्थापित किया गया था। इंडियन एसोसिएशन का संबंध भी था बंगाल से, ठीक है ना? और आप मद्रास नेटिव एसोसिएशन का जो संबंध था वो था मद्रास से, और बम्बई एसोसिएशन का जो संबंध था वो था महाराष्ट्र से, बम्बई से। तो ये जो अलग-अलग संगठन थे, इन अलग-अलग संगठनों ने अपने क्षेत्र की जनता को, अपने क्षेत्र की जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया। तो इन सामाजिक संगठनों के द्वारा इन अलग-अलग लोगों को अपने क्षेत्र में जो राजनीतिक शिक्षा दी गई, उस राजनीतिक शिक्षा के परिणाम स्वरूप भारत के लोग हैं, उनके अंदर जो विखंडित होने की जो भावना थी, जो अलग-अलग जाति-पाति आधार के जो भेदभाव थे, वो क्या हो गए? समाप्त हो गए। अब उन सबका मिलकर एकजुट लक्ष्य रह गया कि हमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है, वो अपने विरोध का प्रदर्शन करना है। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक संस्थाओं का भी जन जागरण के अंदर एक तरह से मुख्य भूमिका रही। ठीक है ना? उसके बाद अगला आ जाता है परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास। देखो, अंग्रेजी शासनकाल के अंदर परिवहन एवं संचार के साधनों का जो है वो विकास हुआ। अब परिवहन के साधनों में जो मुख्य रूप से माना जाता है, वो माना जाता है रेल को। यानी कि परिवहन के साधनों के अंदर जो है रेल का विस्तार हुआ। यानी कि रेल का जो भारत में जो पहली रेल है वो 1853 के अंदर लॉर्ड डलहौजी के काल में मुंबई से थाने के मध्य से ली। किसके मध्य से ली? प्रथम रेल मुंबई से थाने के मध्य, बम्बई से थाने के मध्य, बम्बई से थाना। ये भारत की जो प्रथम रेल है वो मुंबई से थाना के मध्य चली। तो परिवहन के साधनों में रेल का विकास और संचार के साधनों में डाक और तार का विकास। इन तीनों घटनाओं ने, परिवहन और संचार के साधनों के विकास ने पूरे भारत को एकता के सूत्र के अंदर बांध दिया। जैसे एक व्यक्ति था, अंग्रेज इतिहासकार एडिसन, उसने लिखा था कि भारतीय रेल वह काम करेगी जो आज तक बड़े-बड़े राजवंश भी नहीं कर पाए। ठीक है ना? तो भारतीय रेल वह काम करेगी जो आज तक बड़े-बड़े राजवंश भी नहीं कर पाए। और इस रेल परिवहन का परिणाम क्या निकला? पूरे भारत में एकता के सूत्र में पूरा भारत बंध गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल के अंदर जो परिवहन और संचार के साधनों का विकास हुआ, उस विकास का परिणाम ये निकला कि जो अलग-अलग भागों में विखंडित भारत था, वो एकता के सूत्र के अंदर बंध गया। भारत के अंदर जो पहली रेल है 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से ठाणे के मध्य से ली, और 1854 में कहते हैं कि डाकघर संबंधी व्यवस्था को शुरू किया गया, तार संबंधी व्यवस्था को शुरू किया गया। हम कह सकते हैं कि भारत का जो आधुनिक विकास अंग्रेजी शासनकाल के अंदर हमारे सामने आता है, वो लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ। यानी कि आधुनिक भारत का जो कह सकते हो कि आधुनिक भारत का जो विकास है वो लॉर्ड डलहौजी के काल के अंदर मुख्य रूप से हुआ था। तो ये जो रेलवे थी, एक परिवहन के अंदर रेल और संचार साधनों में, यानी कि परिवहन के अंदर हम रखते हैं रेल को और संचार साधनों में हम रखते हैं डाक व तार को। तो ये जो थे, इन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांधा। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ कि रेलवे का जो विकास किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो किया गया था पूरी तरह से ब्रिटेन की पूंजी के ऊपर। यानी कि ब्रिटेन के व्यापारियों को ऐसा कहा जाता था कि अगर वो भारतीय रेलवे के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसे का, तो एक मुनाफे की गारंटी ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी जाती थी। यानी कि रेल का जो भारत में विकास हुआ ना, वो ब्रिटिश पूंजी से हुआ और निवेशकों के माध्यम से भारत के अंदर जो है वो रेल का पूरी तरह से क्या हुआ था? विकास हुआ था। और रेल के विकास के पीछे जो ब्रिटिश सरकार का जो मुख्य उद्देश्य था, वो भारत का विकास करना नहीं था, बल्कि जो अंग्रेजों का उत्पादित माल है उसको भारत में अलग-अलग कोनों पर पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता थी। कम समय में अंग्रेजी माल को भारत के अलग-अलग भागों में पहुंचाया जा सके,
इसलिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेल का भारत के अंदर विकास किया गया और भारत में जो रेल का विकास किया गया था वो पूरी तरह से ब्रिटेन पूंजी के आधार पर किया गया था। जो ब्रिटेन के पूंजी निवेशक है वो भारतीय रेल में अपना इन्वेस्टमेंट करते थे, जिसके बदले में ब्रिटिश सरकार के द्वारा निश्चित मुनाफे की गारंटी उनको पूंजीपतियों को दी जाती थी। तो भारत में पूरी तरह से रेल का जो विकास है वो ब्रिटिश पूंजी से हुआ है, निश्चित लाभ गारंटी के साथ हुआ है और अंग्रेजों के द्वारा रेल का विकास करने के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि उनके द्वारा उत्पादित माल भारत के अलग-अलग भागों में निश्चित टाइम पर पहुंचाया जा सके। और सबसे पहले रेल भारत में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली और सर्वाधिक रेल लाइनों का जो विस्तार हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में सर्वाधिक रेल लाइनों का जो है विस्तार हुआ। तो इस तरह से परिवहन और संचार साधनों के विकास ने भी भारत को एकता के सूत्र में बांधने में एक अहम भूमिका का निर्वहन किया। उसके बाद आपका अगला जो आ जाता है पॉइंट्स, बिगड़ती आर्थिक दशा, यानी कि भारत की जो बिगड़ती आर्थिक दशा है उसने राष्ट्रीयता के निर्माण में किस प्रकार भूमिका का निर्वहन किया। देखो, अंग्रेजों के व्यापार करने की जो नीति थी वो मुक्त व्यापार नीति थी। कौन सी नीति थी? मुक्त व्यापार नीति। अंग्रेजों की मुक्त व्यापार नीति थी और उस मुक्त व्यापार नीति के दो परिणाम मुख्य रूप से निकले। पहला परिणाम, भारत का व्यापार समाप्त हो गया, ठीक है ना। अंग्रेजों की जो मुक्त व्यापार नीति थी, उस मुक्त व्यापार नीति के तहत जो ब्रिटेन से सामान भारत आता था बिकने के लिए, उसके ऊपर न्यूनतम शुल्क लगाया जाता था और जो भारत से सामान ब्रिटेन बिकने के लिए जाता था उस पर अत्यधिक शुल्क लगाया जाता था। यानी कि निर्यात पर अत्यधिक शुल्क लगाना और आयात के ऊपर कम शुल्क लगाना। तो इससे क्या हुआ कि जो भारतीय वस्तुएं ब्रिटेन में बिकने के लिए जाती थी, उनके ऊपर जब निर्यात शुल्क अधिक लगाया जाता था तो वो ब्रिटेन के बाजार के अंदर वो वस्तुएं महंगी बिकती थी। तो ब्रिटेन के लोगों ने उनको खरीदना बंद कर दिया। तो उसका परिणाम क्या निकला? जब ब्रिटेन के बाजार में भारतीय वस्तुएं बिकनी बंद हो गई तो भारत का जो कुशल हस्तशिल्प उद्योग था, दस्तकारी उद्योग था, वो पूरी तरह से क्या हो गया? पतन के कगार पर पहुंच गया। और ब्रिटेन की वस्तुओं के ऊपर जब आयात जो कर है वो कम लगता था तो वो वस्तुएं सस्ती भारत में मिलती थी, तो भारत के लोगों ने उन वस्तुओं को खरीदना शुरू कर दिया। तो ब्रिटेन का व्यापार समृद्ध हो गया और भारत का व्यापार क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब इससे जो विभेदकारी आयात निर्यात कर नीति है उसका परिणाम ये निकला कि जो भारत का जो व्यापार है वो पूरी तरह से क्या हो गया? समाप्त हो गया। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, दस्तकारी उद्योग बहुत अधिक उत्तम अवस्था में थे। इतने अधिक उत्तम अवस्था में थे कि भारत को सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाता था। ढाका की मलमल पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध थी। इसके अलावा कई मीनाकारी के गहने, कई हाथों से बनी वस्तुएं विदेशों में अपने धाक को जमा रखी थी। यहाँ तक कि कह सकते हो कि भारतीय कलात्मक वस्तुएं इतनी अधिक सुदृढ़ थी कि भारत की वस्तुओं ने ब्रिटेन के पूरे बाजार को अच्छी तरह से ढक लिया था। यानी कि सिर्फ ब्रिटेन के बाजार में भारत की वस्तुएं बिकती थी, ब्रिटेन की वस्तुएं बिकनी बंद हो गई। जब ब्रिटेन की सरकार को ऐसा लगा कि हमारे घर के प्रत्येक जगह के ऊपर भारत की वस्तु पहुंच गई है, जिस प्रकार आज हमारे घर के प्रत्येक जगह पर चाइना की वस्तु पहुंच गई है, हमारे घर में अधिकांश चीजें हमें चाइना के बाजार की मिलती है और हमें ये पता भी नहीं है कि कौन कौन सी चीजें हैं वो चाइना की है। तो उसी तरह भारत की जो प्रत्येक वस्तु है ब्रिटेन के घरों में पहुंच गई। तो ब्रिटेन की सरकार को ऐसा लगा कि ऐसे तो भारत ब्रिटेन का पूरा व्यापार खत्म कर देंगे। तो उन्होंने विभेदकारी आयात निर्यात कर नीति अपनाई, जिसके परिणाम स्वरूप भारत का व्यापार समाप्त हो गया और ब्रिटेन का व्यापार उन्नत अवस्था में चला गया। तो इस मुक्त व्यापार नीति से भारत का व्यापार समाप्त हुआ। पहला कारण तो ये था बिगड़ती आर्थिक दशा का, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय क्या हो गए? बेरोजगार हो गए, बेकार हो गए, गरीबी फैल गई। इसके अलावा भारतीय धन का निष्कासन होना। भारत ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक उपनिवेश था, कच्चे माल का उत्पादन करने वाला एक उपनिवेश था। क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और भारत में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी। भारत में कुटीर उद्योगों के द्वारा उद्योगों का संचालन किया जाता था। अब क्या होता है कि ब्रिटेन सस्ते दामों में भारत से कच्चा माल खरीदता है और वो कच्चा माल ब्रिटेन जाता है। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उन कल कारखानों के अंदर भारत के कच्चे माल से वस्तुएं बनती है। अब इन वस्तुओं के लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता है, वस्तुओं को बिकने के लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता है। तो वो वस्तुएं के लिए बड़ा बाजार भारत का बाजार है, तो वो सभी वस्तुएं बिकने के लिए आती है भारत। अब भारत के लोग उन वस्तुओं को खरीदते हैं तो भारत का पैसा ब्रिटेन जा रहा है। तो व्यापार के माध्यम से
गृह रक्षा शुल्क के माध्यम से कई ऐसे तरीके थे जिसके माध्यम से ब्रिटेन की सरकार जो है वो भारत से पैसा वसूल कर रही थी, यानी कि भारत का पैसा ब्रिटेन जा रहा था। तो ये जो भारत का पैसा ब्रिटेन में जाना और ब्रिटेन की विभेदकारी आयात निर्यात नीति हुई, उसका परिणाम ये निकला कि भारत का जो व्यापार है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। अच्छा, व्यापार के अलावा भारत में जो अधिकांश जनता थी वो कृषि के ऊपर आधारित थी। तो अंग्रेजों के द्वारा जो विभेदकारी कृषि नीतियां बनाई गई, राजस्व नीतियां बनाई गई, जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, ये सारी की सारी जो राजस्व नीतियां बनाई गई थी, राजस्व पॉलिसियां बनाई गई थी, इससे सारा का सारा किसान क्या हुआ, गरीबी के जाल में फंस गया, बेकारी के जाल के अंदर फंस गया, कर्ज के जाल के अंदर फंस गया और पूरी तरह से निर्धन हो गया, बेरोजगार हो गया, बेकार हो गया। तो भारत में आय का मुख्य स्रोत कृषि और व्यापार था और जो दोनों के दोनों अंग्रेजी शासन में पूरे क्या हो गए, एकदम खत्म हो गए। तो इस बिगड़ती आर्थिक दशा के कारण जब लोगों में भुखमरी फैल गई, गरीबी फैल गई, तो उनके पास कोई कार्य नहीं था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो भारत की बिगड़ती हुई आर्थिक दशा है, इसने भी लोगों को ब्रिटिश शासन की गलत नीतियों के खिलाफ एक तरह से शिक्षित करने का कार्य किया। उसके बाद आपके आता है लॉर्ड लिंटन का शासन। देखिए, लॉर्ड लिंटन जो था, ये था गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर गवर्नर जनरल था और इसने जो है कई गलत नीतियां चलाई। जैसे इसके काल के अंदर, इसके गवर्नर शासन काल के अंदर भारत के अंदर जो है अकाल पड़ा था, ठीक है ना, अकाल पड़ा था, महामारी फैली थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नर जनरल के द्वारा उसको रोकने के लिए, जनता की सहायता करने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया, बल्कि गवर्नर जनरल के द्वारा 1877 के अंदर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। यानी कि लॉर्ड लिंटन ने सबसे पहले दिल्ली दरबार का आयोजन किया। अब इस दिल्ली दरबार में क्या हुआ था कि जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, उन्हें भारत की सम्राट सम्राट घोषित किया गया था, भारत का सम्राट घोषित किया गया था और उन्हें केसर ए हिंद की उपाधि है वो प्रदान की गई थी, ठीक है ना। तो ये दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था उस समय, जिस समय भारत के अंदर एक तरह से गरीबी फैल गई है, भुखमरी फैल गई है, भारत की जनता एक तरह से कई प्रकार की अकाल की समस्या से लड़ रही है। उस समय इतने बड़े भव्य दरबार का आयोजन करना समझदारी नहीं थी, लेकिन लॉर्ड लिंटन के द्वारा ये दरबार आयोजित किया गया था। उसके अलावा लॉर्ड लिंटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया 1878 के अंदर। ये जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है वो भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित था, यानी कि इसने भारतीय समाचार पत्रों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। विशेषकर कह सकते हैं कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के अंदर भारत का जो सोम प्रकाश समाचार पत्र है उसको प्रतिबंधित किया गया था। उसको प्रतिबंधित करने के पीछे ये कारण है कि ये सोम प्रकाश जो समाचार पत्र है, ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत की जनता को शिक्षित कर रहा था, ब्रिटिश विरोधी नीतियों के बारे में भारत की जनता को अवगत करा रहा था। तो ये समाचार पत्र थे, वो जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का कार्य कर रहे थे, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के लिए तैयार कर रहे थे। तो ब्रिटिश सरकार ने इन समाचार पत्रों के ऊपर क्या लिया, प्रतिबंध लगा दिया। तो ये जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है, ये समाचार पत्रों के ऊपर प्रतिबंध से संबंधित है। उसके बाद लॉर्ड लिंटन के काल के अंदर आर्म्स एक्ट भी पारित हुआ 1878 के अंदर। आर्म्स एक्ट क्या था, शस्त्र प्रतिबंध से संबंधित है, यानी कि भारतीयों के द्वारा शस्त्र रखने के प्रतिबंध से संबंधित था। भारतीयों के ऊपर शस्त्र रखने के ऊपर क्या लगाई गई, पाबंदी लगाई गई। तो आर्म्स एक्ट का भी विरोध हुआ। उसके बाद जो आईसीएस परीक्षा है, जो कहते हैं कि वो ब्रिटेन के अंदर आयोजित करवाई जाती थी, वर्तमान में जो आईएएस परीक्षा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इसको पहले आईसीएस परीक्षा के नाम से जाना जाता था और ये ब्रिटेन में पहले आयोजित करवाई जाती थी। बाद में आपके कांग्रेस की स्थापना के बाद ये भारत में भी आयोजित की जाने लगी। तो इसमें जो आयु थी वो 21 वर्ष थी, 21 वर्ष से घटाकर आयु कितनी कर दी, 19 वर्ष। तो हम ये कह सकते हैं कि लॉर्ड लिंटन गवर्नर के शासनकाल में जो कह सकते हो कि असमझदारीपूर्ण जो निर्णय लिए गए, उन्होंने भी भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक होने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। उसके बाद अंतिम कारण इल्बर्ट बिल विवाद। देखो, इल्बर्ट बिल जो विवाद है ना, वो मुख्य रूप से ब्रिटिश अपराधियों के मामले में भारतीय जजों की सुनवाई से संबंधित है। यानी कि जो ये सीपी इल्बर्ट है, सीपी इल्बर्ट ने 1873 के अंदर इल्बिट जो बिल है वो पेश किया। इल्बर्ट बिल क्या किया, सीबी इल्बर्ट ने पेश किया।
और पेश क्या किया कि ब्रिटिश अपराधियों के मामलों में भारतीय जज भी सुनवाई कर सकते हैं। तो अंग्रेजों के द्वारा इस बिल का विरोध किया गया कि कोई भी ब्रिटिश अपराधी के मामले में भारतीय जज सुनवाई नहीं कर सकता। उसका कारण यह था कि ब्रिटिश अपराधियों के मामले में अगर भारतीय जज सुनवाई करता तो वो फिर सही निर्णय लेता, उसका जो जजमेंट होता वो सही होता। लेकिन अगर ब्रिटिश न्यायाधीश ब्रिटिश अपराधियों के मामले में सुनवाई लेते थे तो वो ब्रिटिश का पक्ष लेते थे और जो उनके द्वारा जजमेंट दिया जाता था वो न्यायपूर्ण नहीं होता था। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसका मतलब ये है कि इल्बर्ट बिल ने जो बिल पेश किया था वो बिल क्या था कि ब्रिटिश अपराधियों के मामलों में भारतीय जज सुनवाई कर सकते हैं। तो भारतीय लोगों के द्वारा इस बिल का क्या किया गया, स्वागत किया गया। लेकिन ब्रिटिश ने इसका विरोध किया, अंग्रेजों ने इसका क्या किया, विरोध किया, क्योंकि अंग्रेज इसको सही नहीं मानते थे। तो इस तरह से भारत की जनता में अंग्रेजी शासन के खिलाफ इन विभिन्न कारणों के कारण जो है वो एक असंतोष बढ़ा और इस असंतोष ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर एक भूमिका महत्वपूर्ण अदा की। ये जो असंतोष है, इस असंतोष के परिणाम स्वरूप भारत की जनता ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के लिए तैयार हुई। तो ये अलग-अलग जो संगठन थे, इन अलग-अलग संगठनों संगठनों के द्वारा जो है वो ये कार्य किया गया था। तो राष्ट्रीयता के उदय में अलग-अलग कारण आते हैं। अगर पहले कारण की बात करें तो धार्मिक एवं सामाजिक संगठन, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक संगठन बने और उन संगठनों ने भारत की जनता को अपनी भारतीय संस्कृति से अवगत कराया और संघर्ष के विरुद्ध तैयार किया। उसके बाद करते हैं कि जो हमारे विभिन्न समाचार पत्र और जो साहित्य है, उन्होंने भी भारत की जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया। ठीक है ना? तीसरे नंबर पर जो अंग्रेजी शिक्षा और विदेशी घटनाएं हैं, जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीयों के अंदर जो स्वतंत्रता समानता के विचारों का समावेश हुआ और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटना हुई जिसमें जो विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष किए गए, उनसे भी भारतीयों को प्रेरणा मिली। इसके अलावा उसके बाद हमने जो है वो पढ़ा, जो प्रजातीय विभेद नीति थी, जो अंग्रेजों के साथ भारतीयों के साथ जो प्रजातीय विभेद किया जाता था, उसने भी भारतीयों के अंदर हीन भावना को उत्पन्न किया और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एकजुट होने का आह्वान किया। उसके बाद हमने जो पढ़ा था राजनीतिक संस्थाओं का योगदान, कि भारत के अलग-अलग भागों के अंदर जो छोटी-छोटी संस्थाएं बनी थी, उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता को जो है वो संघर्ष के लिए प्रेरित किया, राष्ट्रीय चेतना की भावना जागृत करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उसके बाद हमने जो पढ़ा था वो था परिवहन एवं संचार के साधनों का विकास। तो परिवहन के साधनों में रेल के विकास ने भारत को एकता के सूत्र पर बांधा। संचार के साधनों में डाक और तार के विकास ने विभिन्न सूचनाओं को तेज गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के अंदर मदद की। उसके बाद हमने पढ़ा भारत की जो बिगड़ती आर्थिक दशा है, जो अंग्रेजों की जो मुक्त व्यापार नीति थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारत का कुटीर उद्योग समाप्त हो गया और अंग्रेजों की दोषपूर्ण राजस्व नीतियों के परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि का पूरी तरह से पतन हो गया। तो भारत का व्यापार पूरी तरह से खत्म हो गया और भारत का जो पैसा है वो विभिन्न माध्यम से ब्रिटेन जाने लगा। तो भारत में क्या हो गया, धन का अभाव हो गया। भारत में धन के अभाव में कोई भी नया व्यापार आरंभ नहीं हो पाया। तो बिगड़ती हुई इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ने भी राष्ट्रीयता के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा हमने लास्ट पढ़ा था इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद जो था वो ब्रिटिश अपराधियों के मामले में भारतीय जजों की सुनवाई से संबंधित था, जिसके ब्रिटिश सरकार एवं अंग्रेजों के द्वारा विरोध किया गया, लेकिन भारतीयों द्वारा इसका स्वागत किया गया। तो ये बेसिक रूप से 8 कारण हैं जिन्होंने भारत में राष्ट्रीयता के उदय के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। तो आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है? तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? आपको सारे चीज आपके डाउट्स क्लियर हुए या नहीं हुए? देखो, ये जो क्लास हमारी चल रही है वो मुख्यतः कह सकते हो 3rd ग्रेड को कंसंट्रेट करके मैं टॉपिक को ले रहा हूँ। क्योंकि 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी युवाओं के द्वारा भी की जा रही है। इसके अलावा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये आपकी जो क्लास है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, वीडियो में कमेंट लिखकर बताएं और फिर नए वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।